ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे फार्माकोजेनेटिक्स की। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। फार्माकोजेनेटिक्स से हम ये मालूम कर लेते हैं कि एक पर्सन जिसके अंदर किसी स्पेसिफिक एंजाइम, किसी स्पेसिफिक उसमें जेनेटिक वेरिएशन जो कि क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकती है, और या वो कोई किसी किस्म का मेटाबॉलिज्म में वेरिएशन आ रही हो। से फॉर एग्जांपल, किसी किसी खास ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए उनकी प्रोडक्शन स्लो डाउन हो जाए। अगर वो प्रोडक्शन स्लो डाउन हो रही है, लिवर में वो एंजाइम्स नहीं बन रहे, तो जब हम ओरली इंजेस्ट करेंगे वो ड्रग, तो लिवर से पास होते वक्त वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी की वजह से उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म फास्टर नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म फास्टर नहीं होगी तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि फर्स्ट पास इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। अब वो ड्रग ज्यादा अवेलेबल है तो उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सो पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली और रेस टू रेस वेरी कर रहा है। फार्माकोजेनेटिक्स में हम यही पढ़ते हैं कि एक पर्सन, एक फैमिली, एक रेस अगर एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए कोई डिफरेंट रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसको हम फार्माकोजेनेटिक स्टडी करते हैं। Inherited abnormal response mediated by single gene, they affect pharmacokinetics and फैमिली टू फैमिली रन कर रहा है। एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, किसी में कोई क्रोमोसोमल चेंजेस हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जो करेक्टर्स मौजूद होते हैं उसमें कोई चेंज है सिंगल जीन की, तो वो एक ड्रग की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सीशन, ये चार कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोडायनामिक्स में जो ड्रग की चेंज आएगी वो क्या क्या है, उस ड्रग का बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या आते हैं, वो उसका मैकेनिज्म एक्शन जो है उसमें कोई नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ना हो रही हो। इसके अलावा उसके बेनिफिशियल जो यूजेस हैं जिसको हम क्लिनिकल यूजेस कहते हैं वो इफेक्ट हो रहे हो, उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो। तो ये तमाम फार्माको डायनामिक्स में हम स्टडी करते हैं। ड्रग रिस्पॉन्सेज जो वेरी कर रहे हैं, जिसमें ड्रग रिस्पॉन्स स्लो डाउन या रिड्यूस हुआ, उसमें सबसे पहले एग्जांपल्स हैं रेजिस्टेंस टू कोमारिन एंटी, कोमारिन एंटी कोएगुलेंट्स में हम हेपरिन को, वारफेरिन को स्टडी करते हैं। एंटीकोएगुलेंट्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो कोएगुलेशन को स्लो डाउन कर दें। सो इसका मतलब है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाएं। सो जब क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो आपके ब्लड थिन रहे, केस में पेशेंट नीड्स 20 टाइम्स और मोर ऑफ द थेराप्यूटिक ड्रग ऑफ दीज डोज। सो यहाँ पे डेफिशिएंसी उन पेशेंट्स में किस चीज की हो रही है, एंटी थ्रोम्बिन 3 की। एंटी थ्रोम्बिन 3 जो है, ये जो सीक्वेंस है, सिकोलाई है, जो आपका कैस्केड है पूरा का पूरा, उसमें एक एंजाइम है। ये जो है इसका रोल है कि ये कन्वर्जन कर रहा है फर्दर। तो ये हेपरिन जो है इसका रोल कम हो जाएगा इस एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से। हेपरिन 20 टाइम्स मोर डोज हमें देनी पड़ेगी, जितनी डोज थेराप्यूटिक, थेराप्यूटिक का मतलब है वो डोज जितने पे वो थेरेपी का या उसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट हमने लेना है ड्रग का वो आ जाए। सो रेजिस्टेंस जिसमें एग्जांपल है हेपरिन की, वो
रिक्वायर्ड कर रहा है, एफिशिएंसी होती है पर्सन में या उस क्लेन में एंटी थ्रोम्बिन 3 की। सेकेंड एग्जांपल है टू सक्सामिथोनियम। सक्सामिथोनियम एक रिलैक्सेंट है। सक्सामिथोनियम अमूमन हम किसी ऑपरेशन में अलोंग विद जनरल एनेस्थेटिक इंड्यूस करते हैं पेशेंट को, ताकि सर्जरी के वक्त मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहें। तो सर्जन इंसिजन दे रहा हो तो मसल्स ज़्यादा कंट्रक्चर में ना हो, जिसकी वजह से सर्जरी सर्जन के लिए आसान हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें एक एंजाइम जिसकी कॉलिन एस्ट्रेज है, इसकी डेफिशिएंसी ना हो, इसके इंक्रीज हो जाए, तो उस केसेस में सक्सामिथोनियम की जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कॉलिन एस्ट्रेज जो है ये वो एंजाइम है जो सक्सामिथोनियम को जल्दी से जल्दी मेटाबोलाइज कर देती है। हमें अब सक्सामिथोनियम की डोज ज्यादा देनी पड़ेगी वही इफेक्ट लाने के लिए। ये भी पॉपुलेशन में रेयर है, हार्डली फ्यू थाउजेंड फ्यू लैक्स में 1 to 2% ऐसा होता है। थर्ड एग्जांपल है विटामिन डी की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। विटामिन डी एक एसेंशियल आपका विटामिन है जो सप्लीमेंट्स में शामिल है। इसको हम ओरली थ्रू इंजेक्शंस हम पेशेंट्स को देते हैं डेफिशिएंसी की सूरत में। इसकी डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, एबनॉर्मेलिटी है, जिसमें बोन्स जो हैं वीकन होंगी और बोन्स जो हैं इरेक्ट नहीं रहेंगी और थोड़ा सा डिटोरिएट कर जाएंगी उन पेशेंट्स में जिनमें विटामिन डी की रेजिस्टेंस है और इसकी जो रीजन है वो अननोन है। ऐसे पेशेंट्स में हमें हाई डोजेस विटामिन डी की देनी पड़ती है वही सेम रिस्पॉन्स लाने के लिए, ताकि हम रिकेट्स को ओवरकम कर सकें। फोर्थ केस है मिड्रेटिक्स का। मिड्रेटिक्स से मुराद ये वो एजेंट्स हैं जो आपके जो आई का प्यूपल होता है उसको डायलेट करती हैं। ये वो आई ड्रॉप्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो अप्लाई करने की सूरत में आपके डायमीटर ऑफ द प्यूपल को वाइडन कर दे। उन ड्रग्स को हम मिड्रियाटिक ड्रग्स कहते हैं, क्योंकि मिड्रियासिस एक प्रोसेस है या एक आपके लिए कंडीशन है जिसमें थिकनिंग ऑफ द आई प्यूपल हो जाती है। और ऐसी ड्रग्स जो मिड्रियासिस कॉज करे उनको हम मिड्रियाटिक्स कहते हैं। अब मिड्रेटिक्स का रिस्पांस अगर कम आ रहा है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है? कुछ पर्सन्स में आइरिस का जो आई के अंदर एक पार्ट है उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर ऑफ द आइरिस चेंज होने की वजह से उनमें मिड्रेटिक्स एजेंट्स देने की वजह से रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आता। उन पेशेंट्स में मिड्रेटिक्स अप्लाई करने के बावजूद वाइडनिंग ऑफ द आई प्यूपिल नहीं हो पाता। ये वो एग्जांपल्स थी जो हेरिटेबल थी, कंडीशंस जो कि डिक्रीज हो रहा था जिनमें रिस्पांस ड्रग देने के बावजूद। अब हम डिस्कस करेंगे वो एग्जांपल्स जिनमें ड्रग रिस्पांस जो है इनहांस होता है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि ड्रग आपने दी है, पेशेंट पहले से ज्यादा जो है वो उस ड्रग का उसकी टॉक्सिसिटी पेशेंट में वो ज्यादा ड्रग चली जाएगी, तो पेशेंट जो है वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, टॉक्सिक इफेक्ट्स आ जाएंगे जिनको ओवरकम करने के लिए हमें अलहदा से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। इसमें पहली एग्जांपल है सूडोकोलिन एस्ट्रेज डेफिशिएंसी। यही एग्जांपल हमने पहले केस में भी पढ़ी थी। उसमें यह था कि यही एंजाइम जो है कोलिन एस्ट्रेज जो है एंजाइम, उसकी एक्टिविटी इनहांस हो रही थी। इसमें यही जो एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए या उसकी डिग्रेडेशन ब्रेकडाउन के लिए। अब इस एंजाइम की डेफिशिएंसी कुछ पॉपुलेशन में, कुछ पर्सन्स में अगर होती है तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जब हम एनेस्थीसिया के साथ सक्सामिथोनियम को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावीनसली, तो साथ ही उन पेशेंट्स में क्लिनिकल कंडीशंस वर्सन होती है, जिसमें मसल्स जो हैं वो
रिलैक्स हो जाते, जिसको हम एपनिया कहते हैं, और फेलियर ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग। फेलियर ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग से मुराद हमारी ये है कि जो ऑटोमेटिसिटी है इनहेलेशन की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को फिर हमें फौरन से पहले वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, और वेंटिलेटर के ऊपर ही हमारी उस पेशेंट्स की ब्रीदिंग को मेंटेन किया जाता है, तावक्त कि हम उसका उस ड्रग का एंटीडोट दे दें और उस मैनेज कर सकें उस पेशेंट को उस वक्त तक के लिए। हमें टोटली इस केस में जो एंजाइम डेफिशिएंट हो रहा है वो मेट हीमोग्लोबिन है, रिडक्टेज है। मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज एंजाइम, इसकी वजह से कुछ ड्रग्स हम जब देते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, जिसको इसमें एग्जांपल आती है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एंटी एंजाइनल ड्रग है, एंजाइना के पेशेंट्स को हम देते हैं। फिनेसेटिन, ये अब तो ऑब्सलीट हो गई है, लेकिन 1887 से ऑनवर्ड्स जब जर्मनी ने इस ड्रग को बनाया था फिनेसेटिन को, ये फीवर रिड्यूस करने के लिए और पेन रिलीफ के लिए यूज होती रही है सिंस अप टू 1973 तक। और तीसरी ड्रग है सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स एक एंटीबायोटिक है, और एक एंटीबायोटिक ग्रुप है। इसमें एक जो रिनाउंड ब्रांड है वो सेप्टॉन का है, वो एक एग्जांपल है इसकी, जो हम मुख्तलिफ फीवर की कंडीशंस, इन्फेक्शंस में यूज करते हैं। इन तीनों ड्रग्स के यूज से उन पेशेंट्स में जिनमें मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो, उसमें मेट हीम सही तरह से नहीं हो पाते, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाते। ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती तो सेलुलर लेवल तक ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है वो क्वेश्चन मार्क होती है, वो नहीं हो पाती। ऐसे पेशेंट्स में अमूमन जिनमें मेट हीमोग्लोबिनीमिया हो जाए, उसमें जो क्लिनिकल पिक्चर आती है उनमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसको हम साइनोसिस का लाइस कर जाते हैं, आरबीसी की लाइसिस हो जाती है। आरबीसी की रेडिश स्किन होती है, वो अमूमन
कन्वर्ट हो जाती है ब्लूइश डिस्कलरेशन। सो ये दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो ऐसी कंडीशन में जिसमें हम कहते हैं कि हेरिडिटरी उन पेशेंट्स में मेट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज की डेफिशिएंसी हो, उनमें ऐसा होता है। और उसमें जो ड्रग्स एग्जांपल्स हैं उसमें नाइट्रेट्स जिसमें ग्लिसरीन आती है, एंटी इंजाइनल है, फेनासिटिन जो कि इसी से सिनोनिम है पैरासिटामोल, लेकिन फेनासिटिन अब जो है वो बैन हो गई है 1973 के बाद से। एफडीए यानी फूड जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है ड्रग की, जिसको ड्रग अथॉरिटी कहते हैं, उसने इसको फेडरल ड्रग अथॉरिटी उसने इसको बैन कर दिया है। सल्फोना